बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे मोहतरम वजीर आज़म ने कौम को ये बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे नहीं हैं। उन्होंने एक तकरीब से आज खिताब किया, कोई सवाल जवाब भी नहीं हुए और ख़ुद ब खुद ही वो ऑटोमेटिकली वजाहतें देने शुरू कर दी। ना सिर्फ वजाहतें दी बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि उनको किस तरह से कुछ ताने बहुत बुरे लगते हैं, वो ताने जो लगातार वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। और वो ताना यही है जो टॉप प्रायोरिटी टॉप लिस्ट पर है कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है। बस एकदम से उनको ये ताना बुरा लगना शुरू हो गया और उन्होंने एक वजाहतों का ना खत्म होने वाला सिलसिला देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे ताना देते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं, हालांकि पिछले 38 सालों में मैं जितने भी सिपा सलार से मिला उनसे मैं जाती मुफाद के लिए नहीं मिला, बल्कि मैं तो मुल्की मुफाद के लिए मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं लोग मुझे एस्टैब्लिशमेंट का बंदा क्यों समझते हैं, हालांकि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ। नवाज शरीफ भी जेल गए, मैं भी जेल गया। नवाज शरीफ भी जिला वतन रहे, मैं भी जिला वतन रहा। नवाज शरीफ के साथ भी सियासी इंतकाम निकाला गया, सियासी बदला लिया गया और मेरे साथ भी सियासी इंतकाम सियासी बदला लिया गया। तो मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कैसे हो सकता हूं? अब यहां पर सवाल ये होता है कि ऐसे कौन से राज और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इतना परेशान इतना बेचैन कर दिया कि बगैर किसी सवाल के ना सिर्फ अपने तानों की शिकायतें कर रहे हैं बल्कि वो खुद ब खुद वजाहतें भी दे रहे हैं। यहां तक कि बात कहते कहते रुक गए और फिर इस बात के ऊपर बात ही खत्म कर दी कि भाई मेरे तो सीने में ऐसे राज हैं जो कि मैं कब्र में लेके जाऊंगा। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ने आपको बहुत इज्जत दी है, हम सब ने आपको बहुत इज्जत दी है, इसलिए क्योंकि आप इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 3 बार वजीर आला रहे हैं, आप इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये हर एक की किस्मत में नहीं होते, तो आप खुदारा ये जो राज हैं अपने साथ कब्र में ना लेके जाइए। आप हमें बताइए, अगर हमसे बन पाया तो हम उनके बारे में बात करेंगे, अगर हमसे बन पाया तो हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे ताकि आपको दिए गए ताने परेशान ना करें। खैर, आज के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के बंदे नहीं है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल वजाहत मसूद साहब, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे शो का आगाज करना चाहती हूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के बंदे नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बासियत इंसान तुम सब अल्लाह के बंदे हैं और ये कहना कि वो फ़लाँ एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, फ़लाँ उसका बंदा है, ये अपना अपना एक सियासी किरदार ज़रूर है। एक्चुअली बात सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका जो मिजाज और तबीयत है, उन्होंने हमेशा मुफाहमत की बात की है। जिस वक्त नून लीग का वोट चोरी किया गया, जिस वक्त नून लीग को दीवारों के अंदर चुनवाया गया, जिस वक्त नून लीग की लीडरशिप के ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए गए, जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो कुलसूम नवाज़ साहिबा जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी, उस वक्त उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उस वक्त उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया। और फिर पैनामा का वाक़यात, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, हाजिर सिटिंग जज साहब का भी बयान आ चुका है कि ये एक बिल्कुल झूठा मुकदमा था, जस्टिस सिद्दीकी की बातें। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये बड़ी लंबी बातें हैं और इनके बड़े मुहर्रकात हैं। इन हालात में भी शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने बासियत अपोजिशन लीडर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि आए मिसाके मईशत कर लेते हैं, चूँकि उनका मिजाज जो है वो मुफाहमत वाला है। वो चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को अगर आगे लेके चलना है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं हर जुल्म और हर नाइंसाफ़ी के सामने वो डट के खड़े हो जाते हैं। लिहाजा वो कहा जाता है कि शायद वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है सियासत करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने कभी फ़ौज की इदारों पर हमला नहीं किया, नवाज़ शरीफ साहब ने कभी फ़ौज को बुरा नहीं कहा। हाँ, फ़ौज में बैठे अगर कुछ किरदारों ने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की है तो उनके आगे सीना सुपर ज़रूर हुए हैं नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी को लेकर। लेकिन 9 मई जैसे वाक़यात देखिए, नवाज़ शरीफ साहब एक मुहिब्बे वतन इंसान है जिन्होंने चागी के मकाम के ऊपर धमाके करके ये साबित किया कि वो पाकिस्तान की सलामती के आगे अरबों डॉलर्स की ऑफ़र भी ठुकरा सकते हैं।
नवाज शरीफ साहब क्या ने जो नवाज मोटरवे शरीफ बनाया था और शहबाज शरीफ एक जैसे हैं कि जो सलूक नवाज शरीफ के साथ हुआ वही शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ? तो अगर नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो क्या शहबाज शरीफ भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यू में एक दफ़ा सवाल पूछा गया था कि भाई आपको सुना है कि ऑफर हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम किया था कि मुझे 2 बार या 3 बार ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना। मेरा ख्याल है कि इस बात के बाद किसी और सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। वो इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब का मिजाज जो देखे, एक घर में भी बैठे हुए राय किसी मामले को हल करने की मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी राय और हो सकती है, आपकी राय और हो सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने भाई और अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा जो है वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की जो नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने की, और नवाज शरीफ साहब से अलग भी उन्होंने बर्दाश्त की जब अभी वो जेलों में रहे। तो मतलब हर अच्छे बुरे वक्त में वो पार्टी के साथ, वो अपने मुल्क के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। और नवाज शरीफ साहब ने तो जाहिर है इस मुल्क में, देखें ये लोग बार बार नहीं आते, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर दफ़ा जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, जब हम तरक्की की सीढ़ियाँ तय कर लेते हैं, तो फिर अचानक से पता चलता है कि वो जिस तरह लूडो की गेम में एक वो सांप का लाइन कट गई। जी वजाद मसूद साहब, क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सरकारी तकरीब, कोई एंकर के साथ इंटरव्यू तो था नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं, एक सरकारी तकरीब में खुद ही मेरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव खड़े हो जाते हैं और पहले तानों का शिकवा करते हैं, फिर वजाहतें देने शुरू कर देते हैं। कोई प्रेशर ले लिया है, या वो जैसे क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो वो जो परसेप्शन उनके बारे में है, उसके बारे में जो है उनको लगा कि अभी बात करनी है, या फिर शायद उसी तकरीब के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ साहब के बारे में बैक टू बैक बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, तो रियलाइज किया कि हो नहीं, अब मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने इतनी तारीफ क्यों कर दी। हुआ क्या? मतलब मैं ब्रेनस्टॉर्म करना चाहती हूँ, व्हाट हैपेंड विद द प्राइम मिनिस्टर टुडे कि वो ये पूछने और कहने पर मजबूर हो गए कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ। बड़ा जामे और पहलूदार सवाल किया आपने वीनश बीबी। जो लफ्ज यहाँ पे बार बार इस्तेमाल हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट बजाते खुद एक मावराए दस्तूर इस्तिलाह है। ये उन कुफ्तों के गठजोड़ का कहा जाता है जो मावराए दस्तूर और अवाम की तायीद से हटके, उससे इनहिराफ करके मुल्की वसाइल की तकसीम के जो फैसले होते हैं, मुल्की जो पॉलिसी होती है, उसमें दखल अंदाजी करते हैं। तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब ये फरमाते हैं, और अभी अली गौहर बलोच बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि वो एक से ज्यादा बार ये मान चुके हैं कि उन्हें ऑफर की गई। ये ऑफर करने वाले कौन थे और उनके पास क्या मैंडेट था कि वो किसी सियासी रहनुमा को ऑफर करें। जहां तक आज की ये तकनीक का ताल्लुक है, देखिए 12 को में वो एक तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करने गए थे। राइट। उन्हें इस मौके पे आर्मी चीफ के बारे में ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मेरी राय में मुस्लिम लीग नवाज में दो धारे कह लीजिए वो मौजूद हैं। एक वो धारा है, क्योंकि ओरिजिन जेनेसिस जो है मुस्लिम लीग नवाज का, वो तो आईजीआई है ना, तो वो हम 85 से 90 के और 91 तक के बरस भूले तो नहीं है, वो इस जमात का के उसमें शामिल हैं, इसके अज्जा में। तो इसकी क़यादत में, खास तौर पे आला सतह की क़यादत में, ज्यादा अफराद ऐसे हैं, ज्यादा रहनुमा ऐसे हैं जिनका जो मतमहा नजर है वो इक़्तिदार होता है। वो जब मियां नवाज शरीफ इख्तिलाफ करते तो वो भी बतौर इदारा फौज की या कोई मुल्क दुश्मनी तो नहीं कर रहे होते, वो एक असूल की बात करते हैं कि भाई आइन में एक आर्टिकल 245 है और उससे पहले 244 में कहा, एक हल्फ दिया गया है कि जो बंदा ये हल्फ उठा के पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनेगा वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। मेरा सवाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है
वो इस बात पे क्यों गौर नहीं करते कि हल्फ में लिखा है कि हम सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये आईएसआई का जो सी सेक्शन है, जिसके इंचार्ज को डीजीसी कहा जाता है, वो पॉलिटिकल विंग है। वो 1975 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल के बाद बनाया था। तो क्या उस विंग का वजूद और पाकिस्तान के दस्तूर में आर्मी का जो मैंडेट है वो आपस में नहीं टकराते, मुतसादम नहीं है? अल्फ कहता है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और उस इदारे में जो है वो एक सेक्शन है जिसका नाम पॉलिटिकल विंग है। कोई मैंडेट, कोई कानून, कोई दस्तूर किसी कागज पे लिखा हुआ है? अभी जो नेशनल एडवांसमेंट एक्ट फरमा दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि हम तो चाहते थे कि हम और एस्टेब्लिशमेंट मिल के कौम को आगे लेके जाएं, तो हजूर हाइब्रिड रजीम और क्या होती है? फिर इमरान खान पे काहे का इतराज था? फिर 1 पेज पे काहे को हम जो है वो इतराज करते थे? अगर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहना है। मेरी राय में मुस्लिम लीग नवाज में ये दाखिली बहस मौजूद है कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत किसे करना है और किस लाइन पे लेके चलना है। मैं खुद नहीं समझता कि आई एम एंटाइटल्ड कि मैं किसी को प्रो एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहूं, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज को गैर दस्तूरी समझता हूँ, गैर आईनी समझता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई दस्तूरी बंदोबस्त का नाम नहीं है, वो एक नेक्सस है वेस्टेड इंटरेस्ट का। तो हर जमहूरी शख्स को जो है वो अवाम की राय, अवाम की ताईद और पार्लियामेंट की बालादस्ती की और दस्तूर की बालादस्ती की बात करनी चाहिए। जब ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो असूली मौक़िफ़ अख्तियार कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ के भाई में वो ऐसे कौन से, आज उन्होंने कहा लड्डू पेड़े, तो मैं भी एक जरा थोड़ा सा मुब्तज़र सा लफ्ज़ बोल लेता हूँ कि अगर नवाज शरीफ इतने नापसंद हैं तो फिर शहबाज शरीफ में कौन से फुम्मन लगे हुए हैं कि उन्हें बार बार ऑफर की जाती है कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। मेरी राय में इंतखाबात के तनाजुर में ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बहस है, और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इसी तरह से जो है वो इंतखाबी जो कारकर्दगी है उसको इस तसादुम से बचा के लेके चला जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, मूंछें काट देने से मुर्दों का वजन कम नहीं होता। वो जो एलिफेंट इन दी रूम की बात की जाती है वो सियासी क़यादत को करनी पड़ती है। आखिर क्या वजह है कि 93 में, 99 में और 2017 में नवाज शरीफ साहब की जो है अच्छे खासे वो मैंडेट के साथ 97 में तो 2/3 के साथ आए थे। क्या वजह बन जाती है? कैसे हो सकता है कि मुल्क का वजीर आज़म जो है वो अपने मुल्क के इदारों के साथ जो है साधु में जाए? देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट। इसकी एक तारीखी सिलसिला है और वो आज से नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब के सियासत में आने से पहले का है। और ये मुकदमा नवाज शरीफ का जाती नहीं है, ना शहबाज शरीफ का है, ये पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी का सवाल है। राइट आपने बड़ी मुफस्सल से गुफ्तगू की और आपने भी बड़े $1 मिलियन सवालात उठाए हैं। मेरे साथ बने रहिए, जरा जवाब जानने की कोशिश करते हैं, अगर अली गौहर बलूच साहब इस कैपेसिटी में जवाब दे सके। अली साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है वजाहत मसूद साहब की। अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं, लुब्बे लुबाब यही था कि भाई अगर नवाज शरीफ साहब को ये ताना मिलता है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और शहबाज शरीफ साहब को ये ताना मिलता है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो ये वाला ताना नवाज शरीफ को क्यों नहीं मिलता? कोई नवाज शरीफ को क्यों नहीं कहता कि जी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? देखिए, बात ये है कि मैंने बड़ी तफसील के साथ वजाहत की है कि जब शहबाज शरीफ साहब का जो स्टैंड है वो हमेशा जो है वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ रहा है, तो उसके बाद ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब कोई इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स पसंद करते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत दफ़ा अपनी हुकूमत कुर्बान की सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जमहूरी असूलों के ऊपर स्टैंड लिया। उस वजह से उनकी हुकूमत का 3 बार ख़ात्मा किया गया। आप देख लें कि जो लास्ट गवर्नमेंट उनकी गई थी जिसमें कि अभी जब उनको हटाया गया तो पैनामा का बहाना बनाया गया। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के जंगले फैलांगे गए थे और मार्शल लॉ लगाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया
और शहबाज शरीफ साहब ने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हमेशा डटे रहे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जब देखें, हमारे तमाम के पार्टी के कायद जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब की हैसियत पार्टी में एक कारकुन की हैसियत है, और वो खुद कहते हैं कि मैं तो कारकुन हूँ। देखिए फैसले आज भी कायद मुहतरम नवाज शरीफ साहब करते हैं। सर ही इज अ प्रेसिडेंट, वो सदर हैं आपकी पार्टी के। सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब के सामने यही कहते हैं कि मैं कायद मोहतरम के आगे जो है वो एक कारकुन की हैसियत रखता हूँ, चूँकि वो उनके बड़े भाई भी हैं और उनकी पार्टी के कायद भी हैं, इसलिए वो अपनी ज़ाहिर है कि वो अगर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, तो उसके साथ साथ अली गौहर बलोच साहब, अभी आपने इस शो के बाद, अच्छा अली भाई, आपने इस शो के बाद शहबाज शरीफ साहब से मिलने ही जाना है, बिकॉज जाहिर सी बात है आखिरी दिन हुकूमत के चल रहे हैं, खाने वाने, रोटी टक्कर, फोटो सेशन वगैरह सब चलना है। आप उनको कारकुन कह रहे हैं आईनी तौर पर, एज पर द बुक, एज पर द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी आपकी पार्टी का है, जो नवाज शरीफ साहब है वो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, सारे करता धरता ऑन पेपर आपकी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब हैं, वो प्रेसिडेंट है, ताहयात कायद कुछ नहीं होता, वो सिर्फ खुश करने के लिए एक ओहदा दिया जाता है, आपने उनको कारकुन बना दिए। सर कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगी तो मैं बेहतर वजाहत, लेकिन अगर आप मुझसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के बारे में जानती है तो फिर आप बात कर रहे हैं, वरना मुझे ऐसा लगेगा आप जलसा कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप सवाल करके सुन रहे हैं आप, तो सर सवाल तो करोगी ना, मैं सवाल भी ना करूं, मेरे सवाल भी बुरे लग रहे हैं आपको। आप सवाल जरूर करें, चलिए मुकम्मल करें बात। मेरी जबान से निकले हुए जो जवाब हैं आप उनको ट्विस्ट ना करें, सिर्फ जो मैं कहना चाह रहा हूं वो या समझ लें या लोगों तक पहुंचने दें। देखिए बात ये है, हमारी पार्टी मुस्लिम PMLN के इस वक्त प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अगर आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के पास ओहदा क्या है, तो मैं उनको कहूँगा कि वो पार्टी के, हमारी के इस वक्त प्रेसिडेंट है PMLN के। आप मरियम नवाज साहिबा के बारे में पूछेंगी, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हो सकता है मेरे पास भी कोई पार्टी ओहदा होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। कोई पार्टी फैसला नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस किए बगैर नहीं होता कोई अहम फैसला। हम सब, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहबा हों, हमजा शहबाज साहब हों या मुझ जैसा कोई बंदा हो, हम सब बुनियादी तौर पर PMLN के कारकुन हैं। ये पार्टी ओहदे हैं, इस पार्टी ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, मरियम नवाज साहबा को दी जा सकती है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब सूबा हमारे सूबाई सदर हैं पंजाब के। बुनियादी तौर पर हम सब कारकुन हैं और यही बात शहबाज शरीफ साहब भी तस्लीम करते हैं। हमारी पार्टी का हर फैसला शहबाज शरीफ साहब PMLN या हुकूमती लेवल पर भी जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बगैर एक स्टेप भी नहीं उठाते। वो इस हद तक वो, और उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने ही पार्टी क़यादत की। नवाज शरीफ साहब भी 3 बार वज़ीर आज़म रहे और नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान, यानी कि ये जो अभी आज अगर PMLN का वोट है, अगर मुझे बताएं जिस नहीं, ये तादियों की हुकूमत है, जिस पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं उस पार्टी को हर वोट नवाज शरीफ के नाम पे मिलता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। आप जो कह रही हैं कि उनकी हैसियत नहीं है नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की हैसियत ये है कि उनकी मर्जी के बगैर पूरी पार्टी के फैसले वो हमारे कायद है। अगर नवाज शरीफ साहब को नून लीग से माइनस कर दें तो नून लीग कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कौन से राज कब्र में लेके जाना चाहते हैं। देखिए बातें ऐसी करते थे, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। अब मेरा वजीर आजम खड़े होकर कह रहे हैं कि बहुत राज है जो कब्र में लेके जाना। मैं तो जानना चाहती हूँ, आप नहीं जानना चाहते? जानते हैं इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनिश सलीम के साथ। वजाद मसूद साहब, आज मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल की बंदर बांट है। तो क्या मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरे मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इतने कमजोर और इतने बेबस हैं कि वो आज आकर के ये बता रहे हैं कि वसाइल की बंदर बांट है, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं पा रहे? देखिए, मैं एक सादा सी बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई
अली गौहर बलोच की गुफ्तगू सुन रहा था और मैं महसूस कर रहा था बतौर एक सियासी कारकुन के वो एक नाजुक सूरत हाल में है। जाहिर है कि वो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक बात करना है। जी हाँ, हमारे मुल्क में वसाइल की जो है वो बुनियादी झगड़ा ही वसाइल की जो है वो तकसीम का है, और वसाइल की तकसीम का अख्तियार जो है वो अवाम की जो मैंडेट है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये किसी और के पास ये अख्तियार नहीं होना चाहिए। बुनियादी जो सवाल इसमें उठता है वो ये है कि ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं, जितनी तारीफ या जो भी आप कह लीजिए, जो लबो लहजा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अख्तियार किया है, क्या इस अरसे में मियां नवाज शरीफ ने भी इस लाइन पे, इन खतूत पे कोई बयान, कोई राय जाहिर की है? अगर नहीं की तो फिर भले अली गौहर बलोच नहीं कहें, लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी के मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूंगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के में सियासी तफहीम का में डाइवर्जेंस पाई जाती है, एक फर्क पाया जाता है। ये जो बात हम बार बार कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब ने, वो भाई हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, देखिए ये गैर सियासी बात है, ये इतनी ही गैर सियासी बात है जैसी ये हम वो हमारे मुहतरम जो पीटीआई के दोस्त हैं वो कहते हैं इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता। अबे ये इमरान खान साहब का वर्ल्ड कप जीतना सियासत से, मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये कोई दलील नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मियां नवाज शरीफ साहब का भाई होना ये उनका जाती रिश्ता है, उनके बीच में एहतराम का रिश्ता है, ठीक है, हम भी इसका एहतराम करते हैं, लेकिन मुल्की सियासत इससे ताल्लुक नहीं रखती, वो इससे मावरा है। हर शहरी अपनी इंडिविजुअल हैसियत में सियासत में हिस्सा लेता है और अपनी आरा कायम करता है। लिहाजा मैं इसको तस्लीम नहीं करता कि ये कहा जाए कि मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की सियासत में बुनियादी फर्क मौजूद नहीं है। मुफाहमत एक साहब मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, उन्होंने 14 मई 2006 को सियासी कुफ्तों के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। मिसाक मईशत नाम का मुझे उसकी कोई डेफिनेशन दे दे। देखिए, मईशत मिसाक करके आगे नहीं बढ़ती, मईशत के लिए मिसाक जमहूरियत ही चाहिए जिसमें ये फैसला हो जाए कि सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, बैरून सियासी मुदाखलत नहीं होगी, ताकि जो सियासी क़यादत है जिसे अवाम ने अपनी राय दी हो वो मुल्की मईशत को लेके आगे बढ़ सके। मिसाक मईशत एक मुबहम वैलिड पॉइंट। मुझे ज्वाइन किया इस टाइम पर तैमूर तारपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर ज्वाइन करने के लिए। नई मरदमशुमारी के नताइज फाइनल करने का जो टास्क है वो दे दिया गया है और मुश्तरका मुफादात काउंसिल का अब जो इजलास है वो इसको फाइनल करेगा। मरदमशुमारी को लेकर के आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप उसके नताइज को एक्सेप्ट करेंगे कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वो क्या कहते हैं, मंजूर करेंगे या मनसूख करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रिजर्वेशंस हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बाकी जमातों की तरह कुछ रिजर्वेशंस हैं। हम समझते हैं कि ख़ुसूसन सिंध में, कराची के शहर में और हमारे आबाई जो इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी जो रिजल्ट आने चाहिए थे उससे कम आए हैं। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों हुआ, कहाँ पर गलती हो गई, क्या हम क्यों जज्बाती हो गए और हम क्यों जल्दबाजी हमने की एमक्यूएम के कहने पे? तो ये बड़े काफ़ी रीजंस उसकी वजह से हैं। जब मुराद अली शाह साहब कहते रहे कि भाई जल्दबाजी में आप फिर से सारा काम खराब कर देंगे, रिजल्ट सही नहीं आएंगे, तो तब एमक्यूएम सुनने को तैयार नहीं थी और जो सीएम साहब ने कहा वही हुआ। जहाँ तक बात है मरदमशुमारी की, हम उसमें करेक्शन चाहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मरदमशुमारी फिर से होनी चाहिए, जब सब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसको रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। पर अगर बात आती है इलेक्शन को डिले करने की तो नो वे, नेवर। ये जो हम 60 से 90 दिन का पीरियड है इसको एक दिन से भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और इलेक्शन के बाद ये सेंसस हो भी सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप सेंसस की बात करते हैं कि सेंसस इस टाइम पे होने, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली
पॉसिबल नहीं है। हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है, इतने दिन है नहीं कि हम 2/3 मेजोरिटी लाएं, पूरा फुल हाउस बैठे, फुल हाउस आके बैठ के और उसको पास करें। तो ये सारी जो है लीगल हिचेस हैं जो आपको सेंसस से पहले कंप्लीट करनी पड़ती है, जो नहीं हो सकती। तो मुझे समझ नहीं आता कि अभी सेंसस कराने का मकसद क्या है। हमारी गवर्नमेंट तो हम एक्सटेंड करने वाले नहीं हैं, अपने टाइम पर असेंबलीज जो है खत्म होंगी, तो सेंसस फिर अभी कैसे होगा। अगर ये कहीं से कोई ऐसा आइडिया आया है कि हम जो है सो इस बहाने को लेके और इलेक्शन पीरियड केयरटेकर सेटअप को एक्सटेंड कर दे, तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं एक्सेप्टेबल किसी सूरत में नहीं होगा। अच्छा तैमूर, आप लोगों को एक निशान भी अलॉट कर दिया गया है जो कि तीर नहीं है, जो कि तलवार है। और आपको तो खैर पता ही होगा, और जो लोग शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से नहीं जानते उनको मैं ये बता दूं कि जो तलवार का निशान है वो ऑफकोर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको दिया गया था। मुबारकबाद दे देती हूँ चले आपको, मतलब अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो तलवार है वो अब आपका निशान बन गया है। लेकिन सर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह की जो सोच है और जो तर्ज सियासत है वो भी अपनाना होगा। भुट्टो साहब, जहां तक मैंने पढ़ा है, जितना मुझे पता है हिस्ट्री को पढ़ते हुए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ते हुए, वो मुफाहमत की सियासत तो नहीं किया करते थे। तो सिर्फ तलवार ही आपने निशान अडॉप्ट किया है कि उनकी तर्ज सियासत भी अडॉप्ट करनी है? देखिए जी, भुट्टो साहब तो एक लेजेंड थे। ही वॉज अ लेजेंड एंड इवन टुडे ही इज रिमेंबर्ड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन ऑल राउंड द वर्ल्ड। आज भी जहां भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जानते हैं तो बाकियों को इस साथ इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है और बिलावल साहब को वो बताते हैं आई मेट योर नाना एंड आई मेट योर मदर। तो इस किस्म का एक इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया में होता है। तो भुट्टो साहब की तो क्या बात थी। आज के हालात में उन वक्त के हालात में भी थोड़ा फ़र्क है। आज हमें जो हमारी प्रायोरिटी है वो इस मुल्क की मईशत है, जिसको पिछले 4 साल में इतना डैमेज किया गया और आखिरी साल में जानबूझ के किसी जमात ने पूरी कोशिश की कि IMF के जो है लोन्स ख़राब हो जाएं, हमारी कमिटमेंट्स ख़राब हो जाएं। तो बड़ी मुश्किल से हमने इस इकॉनमी को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की है। तो आज भी जो हमारी सियासत है मुफाहमत की होनी चाहिए। अगर हम सियासत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं तो फिर हमें तलवार के साथ चलना पड़ेगा। अगर हमें आज के हालात देखिए अपने मुल्क को नंबर 1 पे रखते हैं, अगर हम आज अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमें मुफाहमत करनी पड़ेगी। जो जरदारी साहब ने बड़ा एक अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने अपनी सियासत का नुकसान बर्दाश्त किया पर इस मुल्क की खातिर आके खड़े हो गए। ठीक है, यानी कि फिर आपने सिर्फ निशान ही अडॉप्ट किया ना, उनके तर्ज सियासत तो अडॉप्ट ना किया। चले मुझे ब्रेक लेना है। वेलकम बैक जी। अली गौहर बलोच साहब, ये जो नई मरदमशुमारी का टास्क फाइनल करने के लिए जो अब सौंप दिया गया है, इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने रिजर्वेशन सामने रख दी हैं। ऑफ कोर्स हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जाहिर सी बात है ये इंदिया दिया जा रहा है कि भाई पहले मरदमशुमारी और फिर उसके बाद इंतखाबात, विच मीन्स के दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं। आपके क्या रिजर्वेशन हैं? आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो कैटेगोरिकली कह दिया, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये PDM की हुकूमत है। तो फिर आपके जो इत्तेहादी हैं उनके तो ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये बात दुरुस्त है। PMLN भी बिल्कुल ये नहीं चाहती कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर जाएं। बात मरदमशुमारी की हो रही है और बात इलेक्शन की हो रही है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारी गवर्नमेंट कोई 5-4 दिनों में ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है वो इलेक्शन की डेट दे, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। वो 30 दिन के अंदर दे दे, वो 90 दिन के अंदर दे दे, जो भी आईनी तरीका है। बात जहाँ तक मरदमशुमारी की है, ये हमारा पैदा करदा बहरान नहीं है। जिस वक्त लास्ट इलेक्शन हुए थे, जो RTS सिस्टम के ज़रिए और प्री पोल धांधलियों के ज़रिए, जिनके ज़रिए एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट मारदे वजूद में आई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दर्जनों लेटर्स उस गवर्नमेंट को लिखे। उसमें डिसाइड हुआ था कि जो लास्ट इलेक्शन हुए 2018 वाले, वो उस मरदमशुमारी पर होंगे, अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। उन खतूत को रद्दी की टोकरी में इमरान अहमद न्याजी डालते रहे और खुद EVM के जरिए इलेक्शन चोरी करने की प्लानिंग में मसरूफ रहे। तो उस गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ऑफेंस किया, आइन को तोड़ा, कानून शिकनी की, मरदमशुमारी ना करवा कर। हमारी गवर्नमेंट आई, इलेक्ट्रॉनिक मरदमशुमारी हुई है, मरदमशुमारी कंप्लीट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि शायद महीना डेढ़ लग जाए इस पर। अगर वो हल्का बंदियां कर भी देते हैं तो महीने डेढ़ और ऊपर लगेगा। उनका मतलब है कि 90 दिन से महीना डेढ़ ऊपर लगेगा अगर इस नई मरदमशुमारी पर। जो MQM है वो चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियां हों,
बाकी पार्टी को नई मर्दमशुमारी पर इतराज़ नहीं है, जिस तरह से अभी तालपुर साहब भी फरमा रहे थे। तालपुर साहब भी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को भी ये इतराज़ है कि इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर हम बेशुमार आइनी बहरान फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर है इस पर भी तमाम मकातब फ़िक्र को, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आज वो मुश्तरका कौंसिल में जा रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है कोई इसका हल निकल आए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मामला है जिस पर कोई हल नहीं निकलेगा या इत्तेफाक राय नहीं। लेट्स हैव अ फाइनल वर्ड फ्रॉम वजाहत मसूद। ऑलराइट वजाहत साहब, इंतखाबात क्या डिले की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जहां तक तो सेंसस का ताल्लुक है, उसकी प्लानिंग में अहमियत से कतई नजर 81 के बाद 98 में 16 बरस 17 बरस लगे थे, और फिर अगला सेंसस जो 19 बरस बाद हुआ था 2017 में। तो उसकी एक रवायत मौजूद है, लेकिन जो इंतखाब का इल्तवा है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। सेंसस का जहां तक मामला है, बुनियादी तौर पर ये हमारे वफाकी इकाइयों में बाहम जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बना है, उसकी तारीखी असबाब मौजूद है। आप भूल जाइए कि इस मुल्क में सेंसस जो है वो कभी भी ऐसा हो पाएगा जिसपे तमाम जो वफाकी इकाइयां हैं और जो सियासी जमातें हैं उन्हें जो है वो इत्तफाक होगा। ये हमारे जैसा मुल्क जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी रखता है और अनडॉक्यूमेंटेड हमारी मुआशरत है, यहाँ पे सेंसस जैसा बारीक काम जो है वो एरर फ्री हो ही नहीं सकता, नहीं हुआ। और मैंने अर्ज की कि माजी में इस पे इल्तवा होता रहा है। मैं इत्तेफाक करता हूँ अली साहब से, और तैमूर साहब के आर्गुमेंट्स में भी बहुत वजन है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इस पे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। अच्छा, आपको रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? सेंसस की आड़ में इंतखाब का इल्तवा जो है वो मैं नहीं समझता कि कौन मुफाद में। यस, बिल्कुल। ये आखिरी जो आपने पॉइंट का बिल्कुल वैलिड है कि इंतखाबात का इल्तवा जो है वो मजीद किसी सूरत नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा और आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।